नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और घर पर लगातार अध्ययन कर रहे होंगे। हम लोग मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद आर्टिकल 16 एक लंबी वीडियो बनेगी और पूरा 1 घंटा बहुत खर्च हो जाएगा, तो 15 को स्पेस नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि आज आर्टिकल 15 को ही हम लोग फोकस करते हैं और इसका ही अध्ययन कर लेते हैं। तो आप लोग शीर्षक दीजिएगा आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15 के अंतर्गत हमारे 6 सब क्लोज हैं। कितने? 6 सब क्लोज हैं और उसके अंतर्गत हम लोग एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। तो आप लोग याद कीजिएगा, पहला लिखते हैं हम लोग 15(1). 15(1) कहता है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर अपने नागरिकों या भारत के नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेगा। लिख लीजिएगा, राज्य केवल, एक शब्द यहाँ पर केवल भी लिखिएगा, राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर अपने नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। तो जो भाषा है वो यह है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर अपने नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। यह 2 बातें आप लोगों को ध्यान देनी होंगी। पहली बात तो इसमें ये लिखा हुआ है कि केवल अपने नागरिकों के बीच में, अर्थात अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों को प्राप्त है, अन्य किसी और को प्राप्त नहीं है। मान लीजिए किसी और देश का निवासी है, भारत में आकर रह रहा है, तो उसको ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। दूसरी बात इसमें बताइए, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर, जो 5 चीजें हैं, केवल इनके आधार पर विभेद नहीं कर सकता, लेकिन इनके अलावा विभेद कर सकता है। जैसे अगर कोई राज्य निवास स्थान की शर्त को आरोपित करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि इसमें निवास स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है। तो 2 बातें निकल के आई। पहली बात से, एक तो कोई भी राज्य इन 5 के आधार पर अपनी जनता के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेगा। और दूसरी बात निकल के आई, इनके अलावा तो कर सकता है लेकिन इनके आधार पर नहीं करेगा। और ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, अन्य व्यक्तियों को ये सुविधाएं प्राप्त नहीं है। अब हम बात करते हैं 15(2) के बारे में। 15(2) कहता है कि उपरोक्त जो आधार दिए गए हैं, यानी कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान जो आधार दिए गए हैं, इनके स्थान पर सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे कि आपको सार्वजनिक मैदान हो गए, दुकान हो गई, समागम के स्थान हो गए, जैसे धर्मशालाएं वगैरह हो गई, होटल हो गया, यहां पर आप इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कि जो सार्वजनिक स्थान है या सार्वजनिक स्थान से जुड़ी हुई स्थान है, वहां पर आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। यानी किसी व्यक्ति के साथ ये नहीं कह सकते कि आप इस धर्म के हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इसलिए आपको हम यहाँ पर प्रवेश नहीं देंगे, ये आप नहीं कह सकते। यहाँ पर 2-3 बातें समझने की हैं। जैसे कुछ लोग कहें कि अगर मान लीजिए हम अपने खेत में एक मंदिर का निर्माण कर लें, तो क्या हम उस पर किसी को रोक सकते हैं? अगर आपने कभी भी उस मंदिर का उपयोग समाज के वर्गों को करने के लिए दिया है, भले ही वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर ही स्थित क्यों ना हो, लेकिन आप उसके आधार पर इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। मसलन बात क्या हुई? मतलब ये हुआ कि आपके मान लीजिए पूर्वजों ने या आपने एक मंदिर का निर्माण करवाया और कहा कि सब लोग पूजा कीजिए, और सब लोग पूजा करने उसमें लगे, मतलब समाज के सभी वर्ग उसमें पूजा करने लगा। फिर आपने क्या किया कि कुछ लोग आए और आपने कहा कि आप एक्स जाति के या एक्स धर्म के हैं या एक्स लिंग के हैं,
तो हम आपको प्रवेश नहीं देंगे। ये अनुचित है, आपको उनको भी प्रवेश देना होगा, क्योंकि राज्य कहता है कि जब आपने अपने किसी भी स्थान का समाज के सभी वर्गों को खोला ही है तो फिर आप कुछ के साथ विभेद नहीं कर सकते। ठीक है, आप और आपका परिवार पूजा करें, बाकी और किसी को समाज के किसी भी वर्ग के लिए आपको प्रवेश मत दो तो आप पर यह शर्त लागू नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कभी समाज के वर्गों को प्रवेश दे दिया तो बाद के वर्षों में आप ये नहीं कह सकते कि अब इस जाति का या इस वर्ग का व्यक्ति हमारे मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। बात समझ आ रही? दुकान में आप ये नहीं कह सकते कि इस जाति का व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, इस लिंग का व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, इस जन्म स्थान का व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, ये नहीं कह सकते आप। ठीक है, आपने कुआं खुदवाया एक अपनी निजी जमीन पर, आप निकालिए पानी पीजिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपने कभी भी उस कुएं का प्रयोग समाज के अन्य वर्गों के लिए कर दिया और उसके बाद फिर आप ये कहते हैं कि इस जाति का व्यक्ति हमारे कुएं पर पानी नहीं पिएगा, तो फिर 15(2) का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 32 के तहत में व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आपके खिलाफ। बात समझ आई? दूसरी बात, 15 राज्य के साथ साथ व्यक्तिगत लोगों पर भी, यानी कि प्राइवेट व्यक्तियों पर भी लागू होता है। राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों पर भी लागू होता है 15। इसलिए मैंने कहा कि आपने अपने खेत में एक मंदिर का निर्माण करवाया तो उसके लिए सबको खोलना पड़ेगा, चाहे भले ही आप राज्य ना सही, आप प्राइवेट व्यक्ति सही, तब भी आपको वो स्थान सभी के लिए ओपन करना होगा। बात समझ में आई आपको? तो आप ये नहीं कह सकते कि इनके आधार पर इन लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चलिए यहां तक बात आ गई। अब 15(3) कहता है कि यदि राज्य चाहे तो स्त्रियों को और बच्चों को विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। स्त्रियों तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष संरक्षण दे सकता है। देखिए, कल भी हम लोगों ने बात की थी और बात करते करते हम लोग इस बात पर पहुंचे थे कि आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का मूल है और बाकी वंश हैं, 15, 16, 17, 18 क्या है? वंश हैं, उस पर आधारित है आर्टिकल 14 पर। आर्टिकल 14(2) कल क्या कहता था? आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको जानते होंगे आर्टिकल 14(2) क्या कह रहा है। आर्टिकल 14(2) कह रहा है कि यदि राज्य को लगता है कि कुछ व्यक्ति को संरक्षण देने की आवश्यकता है तो वह संरक्षण दे सकता है। भले ही 14(1) कह रहा हो कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कल मैंने बहुत डिटेल में समझा था कि कैसे व्यक्ति समान हो सकता है। परिस्थितियां समान करती हैं और अगर परिस्थितियां विपरीत है, परिस्थितियां अलग अलग हैं, तो उनके लिए अलग अलग कानून का निर्माण भी किया जा सकता है। उस जगह विधि के समक्ष समानता का नियम नहीं लगेगा, उसके तहत 14(2) के तहत विधि का समान संरक्षण लगेगा। वही बात यहाँ पर राज्य कह रहा है, वो संविधान कह रहा है कि राज्य अगर स्त्रियों और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करना चाहता है तो विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें स्त्रियों के लिए कौन कौन से विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे प्रसूति अवकाश है, प्रसूति अवकाश दे सकता है, या घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है, या और क्या कर सकता है? आपको मालूम होगा कि विशाखाबाद का मसला हुआ था, विशाखा भवरी देवी का केस था, राजस्थान का केस था, खूब प्रचलित हुआ था। उसमें एक एनजीओ था विशाखा नाम का, उसने उसका केस लड़ा और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी। उसमें कहा था कि जो कार्यस्थल है वहां पर महिलाओं का यौन शोषण रोकने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी, तो वो इस तरह की व्यवस्था किया जा सकता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा, विशाखाबाद के नियम को लागू, विशाखाबाद में दिए गए निर्देशों को लागू कर सकता है। ठीक है, तो राज्य क्या कर सकता है कि बच्चों महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश है, प्रसूति अवकाश की व्यवस्था कर सकता है। बच्चों के लिए लेबर एक्ट के तहत जिन व्यवस्थाएं कही गई हैं उसके तहत व्यवस्था कर सकता है, या विशाखाबाद में जो निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी व्यवस्था कर सकता है। तो आदि व्यवस्थाएं कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है। इसके अलावा बच्चों के लिए क्या कर सकता है? जैसे बच्चों के लिए लेबर एक्ट की व्यवस्था कर सकता है, या बच्चों के लिए भी शोषण से मुक्ति, जैसे पोक्सो एक्ट है ना, बच्चों का यौन शोषण जो होता है
उसके तहत बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है, विशेष संरक्षण प्रदान कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग ऐसा है जो महिलाएं और बच्चे जो आसानी से शोषण का शिकार बन सकते हैं, तो इनके लिए व्यवस्थाएं की जा सकती हैं अलग से। ठीक है, तो हम लोगों ने ये बात देखी। अब यहां से देखिए 15(3) से लेकर 15(6) तक वैसे अपवाद है। क्या है? अपवाद। किसके अपवाद है? 15(1) और 15(2) के। 15(4) की बात कर लेते हैं। 15(4) को तो पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा शामिल किया गया था। चमकम दोराइजन का मामला था। मद्रास राज्य का था चमकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य। चमकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य 1951 का मसला था। हुआ क्या था? ये एक ब्राह्मण महिला थी चमकम दोराइजन, और इसने वहां पर मेडिकल की परीक्षा पास की, लेकिन मद्रास राज्य में जाति और धर्म के आधार पर शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था थी पहले से। लगभग 1921 से यह व्यवस्था की गई थी वहां पर। अब देश आजाद हो गया। देश आजाद हो गया, देश का संविधान लागू हो गया। देश का संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद 13(1) आ गया, और 13(1) क्या कहता है कि संविधान पूर्व की अगर कोई विधि है और जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करिए तो उसे उस सीमा तक अवैध या शून्य घोषित कर दिया जाएगा, निष्प्रभावी घोषित कर दिया जाएगा जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो चमकम दोराइजन हाई कोर्ट पहुंच गई, मद्रास हाई कोर्ट में, और मद्रास हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो मद्रास राज्य का कानून है वो अवैध है, उसको गलत ठहरा दिया 13(1) के तहत, और इसका जो प्रवेश वगैरह था वो हुआ। अब यहाँ पर बात होती, यहाँ पर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि जो लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको कैसे फ्रंट लाइन में लाया जाए, और फ्रंट लाइन में लाने के लिए उन्होंने क्या करा, 15(4)(1) अनुच्छेद को यहाँ पर शामिल किया गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि पिछड़े हुए लोगों को, और पिछड़े हुए लोगों का अर्थ है SC और ST, SC प्लस ST, पिछड़े हुए लोगों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके द्वारा शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो 15(4) के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई, जो लोग शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए व्यवस्था की जाएगी आरक्षण की शैक्षिक संस्थानों में। 15(4) के तहत ये व्यवस्था की गई। अब आता है 15(5) और 15(6). 15(5) का इतिहास जान लीजिए। जब इस तरह की व्यवस्था हो गई, इस तरह की व्यवस्था के अंतर्गत कई सारे प्रश्न पूछे गए। जैसे 2-3 केस के नाम लूंगा मैं। एक है TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 का केस है। दूसरा इस्लामिक एकेडमी बनाम कर्नाटक राज्य 2003 का केस है, और PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 का केस है। इस केस में यह प्रश्न पूछा गया कि जो पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है 15(4) के तहत, क्या यह उच्च शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगी या नहीं लागू होगी। तो इन केस में जिन लोगों का मैंने नाम लिए हैं, TMA पाई बनाम कर्नाटक राज्य 2002 का मामला है, इस्लामिक एकेडमी बनाम कर्नाटक राज्य 2003 का मामला है, और PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 का यह मामला है। इन तीनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ बेंच किया था और कहा था कि उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यानी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लाना चाहती थी सरकार, इसीलिए सरकार ने 2006 में 93वां संविधान संशोधन करते हुए 15(5) को शामिल किया। लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 में इसको शामिल किया गया, और इसके अंतर्गत 2 बातें की गई। एक तो उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। दूसरा, इसके तहत ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। आपको मालूम होगा कि
जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी तब मंडल आयोग, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग का गठन किया गया, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, और उन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर से वो चीज ठंडे बस्ते में डाल दी गई। लेकिन जब राजीव गांधी का जब शासन खत्म हुआ, उसके बाद जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई तो उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद नौकरियों में तो आरक्षण की व्यवस्था हो गई थी, लेकिन शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं हुई थी। और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था को करने के लिए ये 15(5) को जोड़ा गया 93 संविधान संशोधन 2006 के द्वारा। अब इसके अंतर्गत व्यवस्था ये बन गई थी कि अब ओबीसी को भी आरक्षण का लाभ मिलने लगा शिक्षण संस्थानों में। ठीक है, SC ST को तो 15(4) के अंतर्गत फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा व्यवस्था मिल गई थी, लेकिन ओबीसी को 2006 से ये अधिकार प्राप्त हुआ। 15(6) की बात करते हैं। 15(6) आप लोगों को मालूम है, आर्थिक आधार पर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए 10% आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, हालांकि इसमें 10% का उल्लेख नहीं है ना। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसमें? शिक्षण संस्थानों में। 16(6) के अंतर्गत नौकरियों में की गई है, 15(6) के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में की गई है। और इसको शामिल किया गया था जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। लिख लीजिएगा, इसको कब शामिल किया गया था? जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी कि 15(3) तक की व्यवस्था पहले थी मूल संविधान में, 15(4), 15(5) और 15(6) को विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से शामिल किया गया था। 15(4) को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा, 15(5) को 93 संविधान संशोधन 2006 के द्वारा, और 15(6) के लिए 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि आर्थिक आधार पर, हालांकि वो नौकरियों के लिए था, आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था PV नरसिम्हा राव के द्वारा भी की गई थी, लेकिन इंदिरा साहनी बाद में उसको अवैध ठहरा दिया गया था। वो हम लोग आगे जब 16(6) पर कल चर्चा करेंगे, 16 पर चर्चा करेंगे, तब हम इस पर उल्लेख करेंगे। देखिए, 16 एक बड़ा आर्टिकल है और बड़ा डिस्प्यूट वाला आर्टिकल है, बड़ा विवाद रहता है उसको आरक्षण को लेकर। कुछ लोग कहते हैं आरक्षण समाप्त होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं आरक्षण रहना चाहिए। खैर, जो भी मसला है, ये तो राजनीतिक मसला है और सामाजिक मसला। हम लोग तो सिर्फ संविधान पर केंद्रित रहेंगे और संविधान के आधार पर ही देखेंगे कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। ठीक है, तो आज हमारा 15वां अनुच्छेद हो गया। कल हम लोग 16वें अनुच्छेद की बात करेंगे और उसको डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा आप लोग, अपने दोस्तों, भाइयों, साथियों सबको ये भेजिएगा रहिएगा कि थोड़ा सा ना वो लोग भी जानकारी प्राप्त करें। तो अब हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू।